एक बच्चा खेल खेल में लकड़ी के कुछ तिनकों को मिट्टी में गाड़ रहा था। तभी एक व्यक्ति उसके पास आया और पूछा, क्या कर रहे हो पुत्र? बच्चा ने जवाब दिया, बंदूकें बो रहा हूं। फिर व्यक्ति ने जिज्ञासा भरे स्वर में पूछा, बंदूकें बोओगे तो बहुत सारे बंदूकें उगेंगे, इतना सारा बंदूकों का क्या करोगे? बच्चा ने जोशीले आवाज में जवाब दिया, अपने देश से अंग्रेजों को मार भगाऊंगा। वो व्यक्ति उस बच्चा के अंदर अंग्रेजों के प्रति सुलग रहे चिंगारी को उसी समय भाप लिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक भावी क्रांतिकारी को उसने अभी ही देख लिया था। जानते हैं ये बच्चा कौन था? ये बच्चा वही था जिसने अपनी पूरी जवानी देश की आज़ादी के लिए कुर्बान कर दी, जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मात्र 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसे के फंदे पर झूल गया। बचपन से ही देशभक्ति से लबालब भरा ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन के सितारा शहीद आजम भगत सिंह थे, जिनके जीवन पर एक कहावत पूरी तरह सेट बैठता है कि जीवन लंबा नहीं बल्कि महान होनी चाहिए। इस वीडियो में क्रांतिकारी भगत सिंह के जीवन की पूरी यात्रा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। लायलपुर जिला के बंगा गांव, जो अब पाकिस्तान में है, यहीं 28 सितंबर 1907 को किशन सिंह और विद्यावती कौर के दूसरे पुत्र के रूप में भगत सिंह का जन्म हुआ। पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे, जिसके कारण घर में हमेशा देश की आज़ादी के संघर्षों की बात होती रहती थी। इस तरह की बातों में बाल भगत गहरी रुचि लेते थे। घर से ही उन्हें देशभक्ति का गुण विरासत में मिला था। भगत सिंह अंग्रेजों की क्रूरता की कहानी बहुत सुनी थी, लेकिन वो पहली बार जब इसे नजदीक से देखा तो उसका रूह कांप गया। जानते हैं उनके अंदर क्रांतिकारी बनने की भावना पहली बार कब आया? बात है 13 अप्रैल 1919 की। बैसाखी के अवसर पर हजारों की संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। डायर नाम का एक क्रूर अधिकारी उस हजारों की भीड़ पर गोलियां बरसा दी थी, जिससे करीब 1000 लोग मारे गए और उससे अधिक घायल हो गए। इस निरसन हत्याकांड का खबर जब 12 साल के भगत सिंह को मिला तो वो पैदल ही 40 किलोमीटर चलकर जलियांवाला बाग पहुंच गया। वहां का मंजर भयावह था। बाग की मिट्टी खून से पटा हुआ था, मांस के टुकड़ों पर चीलों का बसेरा था, दीवारों पर गोलियों की निशान थी जो अंग्रेजों की क्रूरता को चीख चीख कर बता रही थी। भगत सिंह खून से सनी मिट्टी को उठाया और प्रण लिया कि मैं अपने देशवासियों की मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। यही वह क्षण था जब भगत सिंह के मन में देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की तमन्ना आया। ये घटना भगत सिंह के अंदर क्रांतिकारी भाव का बीजारोपण किया, जो बाद में डीएवी हाई स्कूल और नेशनल कॉलेज के राष्ट्रवादी माहौल में पला बढ़ा। 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन का ऐलान किया गया। गांधी से प्रभावित भगत सिंह अपनी पढ़ाई छोड़ आंदोलन में कूद गए। वे गांव-गांव जाकर कपड़े लाते और उसकी होली जलाते। उनको पूरा विश्वास था कि अब हमारा देश जल्द ही आजाद हो जाएगा। आंदोलन सफलता की बुलंदियों को छू रहा था, लेकिन भगत सिंह के सपने पर उस समय पानी फिर गया जिस समय भगत सिंह को यह खबर मिला कि गांधी जी गोरखपुर में हुए चौरी चौरा कांड के बाद आंदोलन को वापस ले लिए हैं। वे उदास हो गए। मायूस भगत सिंह महात्मा गांधी के इस फैसले से असहमत थे। भगत सिंह को अब महात्मा गांधी के अहिंसक रास्ता से विश्वास उठ गया। उनकी क्रांतिकारी विचार की पौधा जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लगा था, वो अब वृक्ष बनने वाला था। भगत सिंह मन ही मन क्रांतिकारियों के राह पर चलना तय कर लिया। उनके घर में जब उनकी शादी की बात चली तो वे एक पत्र छोड़कर घर से भाग गए, जिसमें लिखा था, मेरी दुल्हन तो आजादी है, जो उनके देश प्रेम की पागलपन को दिखाता था। भगत सिंह क्रांतिकारी विचारों को प्रसारित करने के लिए अलग अलग नाम से कई अखबारों में लेख लिखे, लोगों को जागरूकता के लिए पर्चे बांटे, अपनी लड़ाई मजबूत करने के लिए सैकड़ों किताबें पढ़े। जब वो चंद्रशेखर आजाद से मिले तो उनकी मनोबल और मजबूत हो गया। 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा काकोरी स्टेशन पर ट्रेन से जा रही सरकारी खजाना को लूट लिया गया।
जिसके बदले में अंग्रेजी सरकार राम प्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी पर चढ़ा दिया। लेकिन उसके बाद भी क्रांतिकारियों की मनोबल कमजोर नहीं हुई। वो लगे रहे अपने मिशन में, अपने देश को आज़ाद कराने में। भगत सिंह 1926 ईस्वी में नौजवान सभा की स्थापना की, जिसका विलय 1928 ईस्वी में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में कर दिया गया। 1928 ईस्वी में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा के लिए 7 सदस्यीय साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। उसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, जिसके कारण भारतीयों ने इसका जोरदार विरोध किया। लाहौर पहुंची साइमन कमीशन का सभी क्रांतिकारी युवा लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध कर रहे थे। साइमन गो बैक की नारा लाहौर के फिजाओं में गूंज रहा था। उस विरोध भरी गूंज से घबराई पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। लाला लाजपत राय, जो सबसे आगे मोर्चा का नेतृत्व कर रहे थे, वो इस लाठीचार्ज में गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ ही दिन बाद वो अपना प्राण त्याग दिए, पर जाते जाते ये कहते गए कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी हुकूमत की ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु आदि क्रांतिकारी जो लाला लाजपत राय को आदर्श मानते थे, वो उनकी हत्या का बदला लिए बिना कैसे रह सकते थे। वे सब मिलकर लाठीचार्ज का आदेश देने वाले अधिकारी स्कॉट को मारने का प्लान बनाया। 17 दिसंबर 1928 को दोपहर में लाहौर कोतवाली के आगे माल रोड पर स्कॉट का घात लगाए भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद हाथ में बंदूक लिए छिप कर खड़े थे। एक अंग्रेज अधिकारी कोतवाली से निकला। राजगुरु गोली चला दिए, जो उस अधिकारी को सिर में जाकर लगा और वो अचेत होकर नीचे गिर गया। भगत सिंह उस पर 3-4 गोलियां और बरसा दी। काम होते वहां से सभी भाग गए। उन लोगों को बाद में पता चला कि हम सब जिसे मारे हैं वो स्कॉट नहीं बल्कि सैंडर्स था। लेकिन इन सबको सैंडर्स की हत्या के बाद भी संतोष था। अगले दिन सुबह दीवारों पर पोस्टर चिपका मिला, जिसमें लिखा था, सैंडर्स को मारकर लाला लाजपत राय की हत्या का बदला ले लिया गया है। सैंडर्स के हत्यारों का खोजबीन तेज हो गई। लाहौर के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। भगत सिंह और राजगुरु को लाहौर में रहना मुश्किल हो गया था। भगत सिंह सिख होते हुए भी अपने देश के लिए बाल दाढ़ी कटवा लिए और सूट बूट पहनकर एकदम रईस अंग्रेज बन गए। वो एक महिला को अपनी पत्नी और राजगुरु को अपना नौकर बनाकर लाहौर स्टेशन पहुंच गए। यहां पर इन्हें कोई पहचान नहीं पाया। अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर तीनों आराम से लाहौर से कलकत्ता के लिए रवाना हो गए। जानते हैं वो निडर और साहसी महिला कौन थी, जो भगत सिंह का पत्नी बन अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंकने का काम की? ये थी भगवती चरण बोहरा की पत्नी दुर्गा देवी। कलकत्ता में ये शांत नहीं बैठे। यतीन्द्रनाथ दास से मिलकर बम बनाने की विधि सीखे और दिल्ली के नेशनल असेंबली में बम फेंकने का प्लान बनाया। 8 अप्रैल 1929 नेशनल असेंबली में जन सुरक्षा बिल और औद्योगिक विवाद बिल पर चर्चा हो रही थी। तभी दर्शन दीर्घा में बैठे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अचानक खड़ा हुए और एक के बाद एक 2 बम फेंके। जोरदार धमाका हुआ। उड़ते धुआं के बीच वो दोनों जोर जोर से इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद नष्ट हो का नारा लगाया। नारेबाजी के बीच वो बहुत सारे पर्चे उछाले, जिसमें लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। धमाका के बाद सदन में भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। वो दोनों चाहते तो इस भगदड़ का फायदा उठाकर भाग सकते थे, लेकिन वो नहीं भागे और क्रांतिकारी विचारों को देश के बच्चे बच्चे तक पहुंचाने के लिए अपनी गिरफ्तारी दे दिए। बम से किसी को कोई क्षति नहीं हुआ, क्योंकि उसे केवल धमाका के उद्देश्य से ही बनाया गया था। असेंबली बम कांड में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा हुई। चूंकि अभी भगत सिंह पर सैंडर्स की हत्या का मुकदमा चलना बाकी था, इसलिए उन्हें लाहौर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। जो भी क्रांतिकारी युवा सैंडर्स के हत्या में संलिप्त थे, उन सब पर लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चला। सबको गिरफ्तार कर लाहौर के अलग अलग जेल में रखा गया। बाद में सबको लाहौर सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। जेल में भी भगत सिंह चुप नहीं बैठे। वे जेल के नियमों में सुधार के लिए लोगों को एकजुट किया।
भारतीय और यूरोपीय बंदियों के बीच हो रहे भेदभाव के कारण वो भूख हड़ताल पर बैठ गए। धीरे धीरे सारे क्रांतिकारी भूख हड़ताल में भगत सिंह के साथ आ गए। भूख हड़ताल तोड़वाने के लिए जेल प्रशासन पानी ना देकर उसके जगह दूध देता। कभी कभी जबरदस्ती पंप के द्वारा उनके मुंह में ठूस कर दूध पिलाने की कोशिश करती, तो कभी उनके कच्छ में सुगंधित भोजन रख उन सब के मन ललचाने की कोशिश करता। लेकिन उसके बाद भी अंग्रेजों को सफलता हाथ नहीं लगी। आजादी की इन मतवालों का अनशन तोड़वाना इतना सरल नहीं था जितना सरकार ने कल्पना की थी। भूख हड़ताल के 64वें दिन यतीन्द्रनाथ दास अपना प्राण त्याग दिए। क्रांतिकारियों को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके बाद भी वे सब भूख हड़ताल जारी रखा। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और उनकी बातें माननी पड़ी। अंग्रेजी सरकार भगत सिंह से तंग आ गया था, जिसके कारण उसे अपनी नजरों से किसी तरह हटाना चाहता था। अदालत में उनकी तर्कों से परेशान अंग्रेज एक कानून बनाया, जिसमें प्रावधान था कि अभियुक्त के अदालत में आए बिना ही अदालत की कार्रवाई चलाई जा सकती है। लाहौर षड्यंत्र केस के मुकदमा का अंतिम फैसला अभियुक्तों की अनुपस्थिति में ही कर दिया गया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा हुई और बाकी को आजीवन कारावास। फांसी की सजा टलवाने के लिए जब उनके पिता कोशिश किए तो भगत सिंह अपने पिता पर गुस्सा हो गए। बोले, यदि मेरी फांसी टल गई तो हमारी लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी। क्रांतिकारियों को जान देना ही होता है। अंतिम मिलन के लिए सारे परिवार आए हुए थे। सभी के चेहरे पर मायूसी तैर रही थी। आंख में आंसू लिए सभी भगत सिंह से एक एक कर मिल रहे थे। अंत में जब मां आई तो वह आंख में आंसू लिए भगत सिंह से लिपट गई। फिर आंसू पोंछते हुए बोली, भगत, तुम जैसे भाग वालों को जन्म देकर मेरी कोख धन हो गई रे। इस दुनिया में जो भी जन्म लिया है उसे एक दिन मरना ही है, लेकिन मृत्यु वही श्रेष्ठ है जिसे पूरी दुनिया देखे। मेरी यही इच्छा है कि फांसी के तख्ते पर खड़े होकर तुम इतनी जोर से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाओ जिससे सोए हुए देशवासियों की नींद टूट जाए। वे एकजुट होकर तुम्हारे अधूरे छोड़े गए सपने को पूर्ण करें। भगत सिंह मां से बोला, आप अपने पुत्र पर विश्वास रखना मां, वह इतनी वीरता से मृत्यु का वरण करेगा कि सदियों से सोया हुआ देश का अभिमान पुनः जागृत हो जाएगा। मैं तो इस दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन मेरी मौत देश में एक क्रांति को जन्म देगी। मैं फिर जन्म लूंगा और तब तक बार बार जन्म लेता रहूंगा जब तक कि मेरा देश, मेरे देशवासी गुलामी की बेड़ियों से आजाद होकर खुली हवा में सांस नहीं लेते। मिलने का समय समाप्त हुआ। सभी दुखों का पहाड़ उठाए मायूस होकर चले गए, पर सबको अपने भगत सिंह पर गर्व था। 24 मार्च 1931 के प्रातः काल में उन तीनों की फांसी का समय तय हुआ, लेकिन डरी सहमी अंग्रेज सरकार उन क्रांतिकारियों को तय समय से 12 घंटा पहले यानी कि 23 मार्च की रात को ही गुप्त रूप से फांसी देने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्हें डर था कि जेल के बाहर जमी भीड़ आक्रोशित ना हो जाए। जेल के अंदर तैयारी चलने लगी। सभी कैदी समझ गए थे कि कुछ गड़बड़ है। उनको अनुभव हो गया था कि आज ही भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दी जाएगी, जो बाद में सच भी साबित हुआ। करीब 3 बजे जेल वार्डर आया और भगत सिंह से पूछा, क्या कर रहे हो? भगत सिंह ने जवाब दिया, अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। वो उस समय लेनिन का किताब पढ़ रहे थे। उन तीनों को उनके कोठरियों से फांसी के लिए ले जाया गया। वे तीनों रंग दे बसंती चोला गुनगुनाते आगे बढ़ रहे थे। इसे देख सारे कैदी इनकलाब जिंदाबाद की नारा लगाने लगे। सभी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अश्रुपूर्ण विदाई दे रहे थे। तीनों मतवाले देशभक्ति गीतों में लीन थे। वो गा रहे थे, कभी वो दिन भी आएगा कि जब आजाद हम होंगे, ये अपनी ही जमी होगी, ये अपना आसमां होगा। उन तीनों के अंदर अपनी मृत्यु का कोई भय नहीं था। गर्व से भरे इन युवाओं को देख सामने खड़े अंग्रेज अधिकारी भी दंग रह गए। अधिकारियों ने उनकी अंतिम इच्छा पूछा। जवाब में आया, मेरी हाथें खोल दी जाए और फांसी के समय सिर को नहीं ढका जाए। हाथ खुलते वो तीनों अंतिम बार पूरे मन से एक दूसरे को गले लगाए और इसके बाद जोर जोर से इनकलाब जिंदाबाद
साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया और फिर फांसी के फंदे को अपनी महबूबा की तरह चूमा। टिक टिक करती घड़ी की सुई जैसे ही 7:33 का संकेत किया, जल्लाद को लीवर खींचने का आदेश मिला। लीवर खींचते ही ये तीनों माटी के लाल, भारत के सपूत, भारत माँ की आज़ादी के लिए उनके चरणों में अर्पित हो गए। वो हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। भगत सिंह कहते थे कि हमें तो मार सकते हो पर हमारी विचारों को नहीं। भगत सिंह तो नहीं रहे पर उनकी विचार आज भी देशवासियों के दिलों में धड़कता है। आज जब हम खुले आसमान के नीचे आज़ादी के सांस लेते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि आज़ादी यूं ही नहीं मिली। यह उन क्रांति वीरों के बलिदान की विरासत है जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक देश के लिए लड़ाई लड़ी। भगत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि भारत की आत्मा में बसी वह क्रांति है जो कभी खत्म नहीं होगी। जय हिंद। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें एवं शेयर करें।